हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारे साथ है आशीष गुप्ता। ही इज़ वर्किंग इन ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड कॉरपोरेशन। और मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं आशीष। तो आज इनसे हम वैल्यूएबल इंसाइट्स लेंगे पीएसयू वर्किंग के बारे में, जैसे ओएनजीसी एक पीएसयू है और आशीष काफ़ी टाइम से ओएनजीसी में काम कर रहे हैं। आशीष, स्वागत है आपका इस चैनल पे। थैंक यू लकी, थैंक यू सो मच। आशीष, कुछ हमारी ऑडियंस को आप अपने बारे में कुछ एक इंट्रोडक्शन दे दो। या बिल्कुल, माय नेम इज आशीष गुप्ता एंड मैं बेसिकली एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। आई पास आउट इन 2017 एंड आफ्टर दैट आई हैव गिवन द गेट एग्जामिनेशन, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। एंड उसके थ्रू पीएसयूज में काफ़ी इंटरव्यूज वगैरह होते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट मेरा ओएनजीसी में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन में पोस्टिंग मिला मेरे को। एंड एज ऑफ नाउ आई एम पोस्टेड इन गुजरात स्टेट, कैमगेट, खंबात लोकेशन। ओके, तो आशीष आपने गेट एग्जाम से क्रैक जी करा। हाँ। तो ओएनजीसी मतलब एक पीएसयू है, मतलब इट्स गवर्नमेंट एंड प्राइवेट के बीच में समवॉट की गवर्नमेंट ओन्ड एंड पीएसयू के बारे में आप थोड़ा बताएं कि क्या है पब्लिक पीएसयू। सेक्टर अंडरटेकिंग, यस पीएसयू, यू आर राइट। यू कांट से कि हम इसको कह नहीं सकते कि प्राइवेट है, या इसको हम ये नहीं कह सकते प्योर गवर्नमेंट है। यस, इट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मालिक जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड जो इसकी वर्किंग है दैट इज प्योरली ऑटोनॉमस। इसका बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, इसके खुद के ऑपरेशंस हैं, इसके अलग अलग डायरेक्टर्स हैं और जिनके थ्रू ये डिसीजंस मेकिंग लेते हैं एज पर द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। ओके, तो ओएनजीसी में जैसे आप हैं अभी आशीष, तो आपने गेट का एग्जाम दिया। तो सपोज किसी और को, जैसे ओएनजीसी एक पीएसयू है, तो कैसे रिक्रूटमेंट होता है ओएनजीसी का, थोड़ा बताएं। ओएनजीसी में एज ऑफ नाउ 2 लेवल्स पे रिक्रूटमेंट होता है। वन एट एग्जीक्यूटिव लेवल्स, जिसमें ग्रेजुएट्स को लिया जाता है, ग्रेजुएट्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, इवन फ्रॉम एमएससी एंड बीएससी साइड्स ऑल्सो, जो जियो फिजिस्ट एंड जियो साइंटिस्ट जो होते हैं, जीएनजी ग्रुप जिसको हम जनरली कहते हैं, तो उनके जो ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं, केमिस्ट्री में जो एमएससी वगैरह करते हैं, वो ग्रेजुएट्स लेवल पे थ्रू द गेट एग्जामिनेशन एज वेल एज कॉलेज कैंपस भी होता है ओएनजीसी का। ओएनजीसी हैज इट्स राइट्स, वो वेरियस कॉलेजेस हैं, बहुत सारे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग जिसमें होती है कॉलेजेस में, आईएसएम धनबाद इज एन एग्जांपल, यूपीएस देहरादून इज एन एग्जांपल, पीडीपीयू इज एन एग्जांपल एंड वेरियस अदर कॉलेजेस, इवन आईआईटीज वगैरह में भी कई बार ओएनजीसी जाती है एंड डायरेक्ट रिक्रूट करती है एज वेल एज गेट एग्जामिनेशन। तो ये है एग्जीक्यूटिव लेवल पे। आफ्टर दैट देयर इज आल्सो रिक्रूटमेंट एट द नॉन एग्जीक्यूटिव लेवल। नॉन एग्जीक्यूटिव लेवल पे स्टेट वाइज रिक्रूटमेंट होता है। दैट ओएनजीसी का गुजरात स्टेट में ऑपरेशंस हैं एज वेल एज असम स्टेट में ऑपरेशन है। तो गुजरात स्टेट में लोकल लेवल पे उसके एग्जाम्स होते हैं, उसको क्लियर करके, एग्जाम्स को क्लियर करके, देन इंटरव्यूज वगैरह करके स्टेट लेवल पे फॉर द पीपल हु आर डूइंग पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इन वेल्डिंग वर्क एंड वेरियस अदर, तो वो नॉन एग्जीक्यूटिव लेवल पे, स्टेट लेवल पे एग्जाम्स होते हैं, उनके थ्रू ओएनजीसी में रिक्रूटमेंट होता है। तो मतलब ब्रांचेस भी काफी हैं, मतलब मैकेनिकल। यस, एज ऑफ नाउ यू कैन से ओएनजीसी एक माइनिंग इंडस्ट्री में है। ओके, ओएनजीसी क्या कर रहा है? इट इज माइनिंग नेचुरल ऑयल एंड ऑयल, क्रूड ऑयल। ओके, सो क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये हमारा माइनिंग है। माइनिंग में बहुत सारी इक्विपमेंट्स एंड बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इसमें जियोलॉजिस्ट एंड जियो साइंटिस्ट का भी ऑपरेशन है, एज वेल एज इसमें हमारे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल एंड ऑल दीज, इन सबका भी कंबाइन ऑपरेशन है। और एज वेल एज हमारे टेक्नीशियंस होते हैं, वेल्डर्स होते हैं एंड वेरियस अदर टेक्नीशियंस, इनका भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो हर एक लेवल पे कंपनी में रिक्रूट करती है। तो आशीष, आपने जैसे बताया बहुत सारी ब्रांचेस काम करती हैं ओएनजीसी, मतलब सुन के लगता है ये ओएनजीसी काफी फैसिनेटिंग काम करता है। थोड़ा ओएनजीसी का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप मुझे बताएं कि मतलब क्या है, ऑपरेशंस क्या है ओएनजीसी के स्टार्टिंग से एंडिंग तक। बेसिकली जो कोर बिजनेस है ओएनजीसी का, इट इज एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल। ओके, क्रूड ऑयल इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एज यू ऑल्सो नो। आपको जो पता है, फॉसिल फ्यूल से क्रूड ऑयल बनता है। क्रूड ऑयल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। हम कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं? डीप विद इन, हम अर्थ के बहुत नीचे जाके, अराउंड 1.5 किलोमीटर्स इवन टू 4.5 किलोमीटर्स तक हम नीचे जाके क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द ऑनशोर लैंड पर एंड ऑफशोर सी में, सी के सी बेड से हम वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द ऑपरेशन हमारा ऑफशोर में चलता है वहां पे, क्योंकि मेजॉरिटी जो हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन है क्रूड का, मेजॉरिटी प्रोडक्शन ऑफशोर से आ रहा है।
जो कि बॉम्बे और मुंबई, इवन इन द ईस्टर्न फ्रंट तमिलनाडु के जो कोस्ट में है वहां से आता है। वेयर एज लैंड पे हमारे पास गुजरात स्टेट में है, जो बहुत ज्यादा लैंड पे ऑयल है, एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है, डिगबोई असम आपको पता होगा, वेरियस अदर वहां पे एसेट्स हैं, और सदर्न के साउथ के कुछ एसेट्स हैं, वहां से हमारे पास लैंड पे आता है ऑयल। तो ओएनजीसी का एक अपस्ट्रीम बिजनेस है, एज यू नो। जो ऑयल एंड गैस बिजनेस है वो बेसिकली 3 स्ट्रीम्स में डिवाइडेड है, अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मींस प्रोडक्शन ऑफ द क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, जिसमें क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की माइनिंग होती है। जो मिडस्ट्रीम है, मिडस्ट्रीम इस क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का जो माइनिंग हुआ है, दैट हैज टू बी ट्रांसफर्ड और ट्रांसपोर्टेड टू द रिफाइनरीज। रिफाइनरीज जो कि डाउनस्ट्रीम में आती हैं, जिनका काम है रिफाइनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ द क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, नैफ्था, केरोसिन, इन सब में डिवाइड किया जाता है, एंड देन इट इज सप्लाइड टू द एंड कंज्यूमर। तो ये पूरा एक ऑयल का साइकिल होता है, जिसमें क्रूड ऑयल इज द रॉ मटेरियल फॉर द रिफाइनरीज, एंड दिस रॉ मटेरियल जो कि रिफाइनरी के लिए क्रूड ऑयल रॉ मटेरियल है, वो हमारे ओएनजीसी का आउटपुट होता है, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो दिस इज एक्चुअली द माइनिंग बिजनेस। तो आप क्रूड ऑयल निकालते हैं और फिर उसको रिफाइनरीज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो रिफाइनरीज उसको जो कन्वर्ट करना है पेट्रोल, डीजल, नैफ्था, केरोसिन एंड वेरियस अदर जो अपना प्रोसेस होता है, उससे कन्वर्ट करके देन इट इज गिवन टू द एंड कंज्यूमर्स। एविएशन फ्यूल्स वगैरह भी होते हैं जो इससे बनते हैं, हमारे जो एयरक्राफ्ट्स में, प्लेन्स में यूज होता है, एविएशन फ्यूल हो गया, एंड वेरियस अदर प्रोडक्ट्स। पेट्रोकेमिकल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इवन प्लास्टिक्स होती हैं, वो सब प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सब भी इससे जो वैक्स बचता है उसके थ्रू प्रोसेस करके वो प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं। काफी अच्छा काम है, मतलब डूइंग मतलब वेरी हाई टेक जॉब। इंडिया में तो आई थिंक थोड़ा ऑयल कम है, बट आई थिंक सऊदीज वगैरह मिडिल ईस्ट कंट्रीज में तो काफी ज्यादा एक्सप्लोरेशन यस, एज यू नो, जो वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो ऑयल रिच कंट्रीज अमेरिका है, रशिया है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं। मिडिल ईस्ट इज अबेंडेंस ऑफ ऑयल, मिडिल ईस्ट में बहुत अच्छा ऑयल है। स्टेट ओन कंपनी है सऊदी अरामको, इट इज आई थिंक द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो उसके मतलब बहुत ही एनरिच्ड कंपनीज है, एंड दैट इज वर्किंग इन द ऑयल एंड गैस बिजनेस। तो दैट इज अ स्टेट ओन कंपनी ऑफ सऊदी अरब। तो ऑफ कोर्स ऑयल एंड गैस, एंड यू कैन से दैट ऑयल एंड गैस ऐसा रहा है इन फ्रॉम द हिस्ट्री टू द दिस टाइम ऑल्सो। लॉट ऑफ वॉर्स है, बहुत सारी जंग लड़ी गई हैं ऑयल एंड गैस के ऊपर, वो सब कैप्चर, बिकॉज जिसके पास ऑयल एंड गैस है वो आज के टाइम पे राजा है। तो काला सोना, यस, द ब्लैक गोल्ड। सो इसमें जैसे आप ओएनजीसी में है, तो मतलब आप जैसे जमीन से निकाल रहे हैं, ऑयल निकाल रहे हैं, तो इट्स एक्सप्लोरेशन प्रोसेस, मतलब उसमें कहीं ना कहीं जियोलॉजिस्ट का भी रोल है, सर्वे का। फिर उसके ड्रिलिंग में मतलब हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड एक अलग क्लास चाहिए, उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिविल तो रहेंगे। तो ओएनजीसी में मतलब काफ़ी सारे रोल्स हैं जो आपको मिलेंगे। तो आशीष तो खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो आशीष आपका जो रोल है वो क्या है, मैकेनिकल इंजीनियर या आपको कोई जॉब प्रोफाइल दिया गया है? माय जॉब प्रोफाइल इज सीमेंटिंग इंजीनियर। सीमेंटिंग इंजीनियर, ओके। सीमेंटिंग इज एन ऑपरेशन। जो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होंगे, जिन्होंने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा होगा, तो उनको पता होगा सीमेंटिंग एक ऑपरेशन होता है जिसमें ऑयल वेल जब हम ड्रिल करते हैं, ओके, जो हमारा तेल का कुआं जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तेल का कुआं को जब हम खोदते हैं, हम ड्रिल करते हैं, उसमें एक ऑपरेशन होता है सीमेंटिंग का। एंड वो जो एक सीमेंटिंग का ऑपरेशन होता है, दैट आई बेसिकली टुक केयर ऑफ, ओके। वो पैरेलली काम करता है ड्रिलिंग के साथ, बिकॉज कंटिन्यूसली हमारी ड्रिलिंग होती है। ड्रिलिंग एक जस्ट एक बेसिक मैं आपको देना चाहूंगा। इफ हमारे पास 3 किलोमीटर्स 3000 मीटर्स डीप वेल है, ओके, सो ऑफ कोर्स 3000 मीटर्स डीप वेल को हम डायरेक्टली एक ही सिंगल गो में हम ड्रिल नहीं कर पाएंगे, ओके। वेरियस वो टेक्निक, मतलब वो टेक्निकल चीजें हैं कि एक ही सिंगल गो में हम ड्रिल नहीं कर सकते, उसको हमें अलग अलग फेजेस में ड्रिल करना होता है, इन 2 phases और 3 phases, ओके। एंड आफ्टर एवरी फेज देयर इज अ सीमेंटिंग ऑपरेशन, ओके। किसी और उसमें अगर हम इसके डेप्थ के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, बात करेंगे, तो उसके बारे में बताऊंगा मैं कि क्या सीमेंटिंग एग्जैक्टली ऑपरेशन होता है। तो वो अलग अलग फेजेस में होता है। तो वहां पे एज ऑफ नाउ मैं जो प्रोफाइल देख रहा हूँ वो सीमेंटिंग की प्रोफाइल उसमें देख रहा हूँ। तो मतलब हर लेवल पे आपको एक ऑपरेशन करना है सीमेंटिंग? यस। और भी जैसे गेट से काफ़ी ज़्यादा ओएनजीसी में सर्विस आती है, जैसे प्रोडक्शन है, मैकेनिकल है, ड्रिलिंग है, तो सबका जॉब प्रोफाइल मतलब इसमें क्या अलग अलग हो जाएगा? किसी से आपको सीमेंटिंग है, आप सीमेंटिंग कर रहे हैं, तो ड्रिलिंग वाले का क्या रोल रहेगा? देखिए, बेसिकली मैं आपको ओवरऑल एक ओवरव्यू देना चाहूंगा कंपनी का। सबसे पहला काम आता है ड्रिलिंग का, बिकॉज सबसे पहले आपको तेल के कुएं खोदने हैं,
ठीक है। जो तेल के कुएं खोदने हैं उसमें आपकी मशीनरीज इन्वॉल्व होती है, उसमें आपकी रिग इन्वॉल्व होती है। रिग क्या है? देयर आर वेरियस अदर टाइप्स ऑफ रिग्स होती हैं, मोबाइल रिग्स होती हैं एंड अदर वेरियस इलेक्ट्रिकल रिग्स हैं, मैकेनिकल रिग्स हैं, ऐसा रिग्स है। रिग एक स्ट्रक्चर है जिसमें मास्ट होता है, डायरेक्ट फ्लोर होता है एंड वेरियस अदर थिंग्स होती हैं जिसके थ्रू वेल को ड्रिल किया जाता है, ठीक है। जस्ट लाइक अगर आप एक कह सकते हैं जैसे कि हमारा एक पानी का कुआं जो हमारे बोरवेल ड्रिल होता है, उसकी जैसे एक ऑयल वेल बट एक बड़े उसमें ड्रिल होता है, बहुत सारी सेफ्टीज को लेके एचएससी वगैरह को कंसिडर करके फिर वो जो ऑयल का वेल है उसको ड्रिल किया जाता है। तो वो जो ऑयल का वेल ड्रिल होता है उसमें वो ड्रिलिंग रिग इन्वॉल्व होती है, ठीक है। एंड वहां पे ड्रिलिंग का काम आता है, ड्रिलिंग का वहां काम आता है, बट उसके साथ बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल का काम आएगा, मैकेनिकल का भी काम आएगा, इंस्ट्रूमेंटेशन का भी काम आएगा। हमारा उसमें ऑपरेशन होता है सीमेंटिंग का, तो सीमेंटिंग का भी काम आएगा। तो इस टाइप से कंबाइन एफर्ट होता है। ये एक ड्रिलिंग हो गया। वंस आपने एक वेल को ड्रिल कर दिया, अब वेल को ड्रिल करके क्या है, हमें क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है। हमने वेल को ड्रिल खाली नहीं छोड़ना, हमको उससे क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है। तो अब वो क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है कि वेल ड्रिल हो गया, ड्रिलिंग का मेजॉरिटी काम खत्म हो गया, अब क्रूड ऑयल जो एक्सट्रैक्ट करना है उसके लिए यहाँ पे काम आते हैं वेल सर्विसेज और प्रोडक्शन वाले, जिसको हम जनरली प्रोडक्शन डिसिप्लिन कहते हैं। प्रोडक्शन डिसिप्लिन आएगा, उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट करेगा और उस ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके टैंकर्स के थ्रू या पाइपलाइन के थ्रू एक हमारा स्टेशन होता है, ग्रुप गैदरिंग स्टेशन। मतलब आप समझ सकते हैं एज ऑफ नाउ आई कैन से एक पर्टिकुलर फील्ड में 200 ऑफ वेल होते हैं, 200-300 ऐसे एक वेयरहाउस टाइप का है। हाँ, तो इन सब वेल से जो ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है पहले उसको एक जगह कहीं कलेक्ट करना पड़ेगा, ओके, दैट इज नोन एज ग्रुप गैदरिंग स्टेशन, जीजीएस। और उस वहां पे जो ऑयल कलेक्ट होता है और ऑयल निकाल के कलेक्ट करने का प्रोसेस प्रोडक्शन का होता है। एंड देन वो ऑयल कलेक्ट होने के बाद उसको एक प्राइमरी प्रोसेस करा जाता है जिसमें से ऑयल से वाटर निकाला जाता है, जिसको वाटर कट एक प्रोसेस होता है। तो ऑयल से वाटर निकाल के उसको फिर रिफाइनरीज में भेजा जाता है। तो ये जो ड्रिल करने के बाद का जो प्रोसेस है, ऑयल निकालना और उसको ग्रुप गैदरिंग स्टेशन तक पहुंचाना, वहां से फिर रिफाइनरीज में भेजना, वो प्रोडक्शन डिसिप्लिन का काम होता है मेजॉरिटी ऑफ द का। ओके, तो आशीष जैसे इतने डिटेल ऑपरेशंस हैं ये सब, क्या इसमें सेफ्टी भी होगी, वर्कर्स की सेफ्टी? और ऑयल जैसी चीज जैसे हम लोग जानते हैं फायर प्रोन चीज है, और ड्रिलिंग मतलब हम लोग काफी प्रेशर्स में काम कर रहे हैं, तो क्या सेफ्टी और क्या एक्सीडेंट्स होते हैं इसके बारे में अगर कोई किसी को कंफ्यूजन है कि नहीं ऑयल में कितना सेफ है वर्किंग करना या नहीं करना, तो इसके बारे में कैसे वो जान सकते हैं इस बारे में? वेरी गुड क्वेश्चन लकी, बिकॉज सेफ्टी इज द फर्स्ट कंसर्न एनी इंडस्ट्री टेक केयर ऑफ, चाहे हमारी कोई भी इंडस्ट्री हो। अगर हम माइनिंग की बात करें, कोल इंडस्ट्री जहां पे माइनिंग हो रही है, उनके अपने सेफ्टी मेजर्स होते हैं। ये ओएनजीसी ऑयल एंड गैस में काम करती है, इनके अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं। हर रिग के, हर प्लेस के, हर वर्क प्लेस के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, एसओपीज होती हैं, सिस्टमैटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। कोई भी एक प्रोसेस करना है उसका एक सिस्टम बनाया गया है कि किस तरीके से ऑपरेट होना है। सिमिलरली वर्कर्स को ट्रेन किया जाता है, जितने भी वर्कर्स हैं, either coming at the graduate level और below graduate level, any workers जहां पे भी वो वर्क कर रहे हैं, चाहे ऑफशोर में या ऑनशोर में, उनको प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाता है और प्रॉपर ट्रेनिंग इज गिवन, ताकि जितने भी हैजार्ड्स हो सकते हैं, जो पोटेंशियल हो सकता है कि कहां से सेफ्टी को कोई चीज, बिकॉज एक नया पर्सन अगर काम कर रहा है, बिकॉज इन जो अपनी इंडस्ट्री है ये ऑयल एंड गैस की, उसमें सबसे मेजर रोल प्ले करता है एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस लेकिन काम करने से आएगा, लेकिन उसके साथ आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हैजार्ड्स हैं, पोटेंशियल चीजें हैं जिससे मेरे को या मेरे आसपास के एनवायरनमेंट को खतरा हो सकता है। तो उसके लिए टाइम टू टाइम बहुत सारी ट्रेनिंग्स इंपार्ट करी जाती हैं और बहुत सारे, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस ऑपरेशन इज गोइंग ऑन, तो पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है और उसके बारे में साथ ही पूरा अवेयर करा जाता है। और इसके लिए अगर आप थोड़ा इसमें देखना चाहें तो एक मूवी है डीप वाटर होराइजन, ठीक है। रशिया का जो, बिकॉज रशिया इज मेजर प्लेयर, बहुत पहले से काम करता है ऑयल एंड गैस में, उसके एक एक्सीडेंट, ऑफशोर का एक एक्सीडेंट है, डीप वाटर होराइजन मूवी उसके ऊपर बनाई गई है। तो इवन आई वुड से कि जो भी ऑयल एंड गैस में काम कर रहे हैं उनको तो डेफिनेटली देखना चाहिए, और जो नहीं भी कर रहे हैं उनको भी देखना चाहिए, टू गेट अ नॉलेज अबाउट हाउ द वर्किंग, हाउ डिफिकल्ट इट इज वर्किंग इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज, बिकॉज वी कॉल आवरसेल्व्स एनर्जी सोल्जर्स। हम अपने आप को एनर्जी सोल्जर्स कहते हैं, बिकॉज यस हम बहुत रिमोट एरियाज में काम कर रहे हैं, ऑफशोर में देयर इज नो इंटरनेट कनेक्टिविटी, देयर इज नो पीपल, देयर इज नो वन यू कैन टॉक टू, यू कैन स्पीक टू, बहुत ही अनमैन टाइप की जगहों में हम लोग काम करते हैं। सिमिलरली लैंड पर भी बहुत रिमोट प्लेसेस होती हैं, विलेजेस के, डीप इनसाइड विलेजेस ऑयल एंड गैस को एक्सप्लोर किया जाता है।
तो बहुत ही कहा जाए कि रफ एंड टफ जॉब है, बट उसमें एट द सेम टाइम सेफ्टी का पूरा 100% ध्यान दिया जाता है। और उसको अगर आपको और फील करना है तो मूवीज हो गई, डीप वाटर होराइजन, एक वेब सीरीज है रिक करके, बट उसका एक उसी बेस पे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के थीम पर ही वो बनाई गई है वेब सीरीज, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। कोई अगर इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो वो वेब सीरीज और ये मूवी को वॉच कर सकता है। थैंक यू आशीष, ये तो काफी अच्छा रिकमेंडेशन था। आप देख सकते हैं मूवी डीप वाटर होराइजन और रिग एक वेब सीरीज। रिक एक वेब सीरीज। तो बर्ड सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है जैसे बताया, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्रोसीजर चल रहा है। सो इट्स अ गुड थिंग कि वर्कर्स का सेफ्टी आई थिंक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई थिंक इट इज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ एनी गवर्नमेंट। तो आशीष, इसमें जैसे आप पीएसयू में है और ओएनजीसी जैसा पीएसयू आई थिंक द हाईएस्ट, मतलब टॉप टीयर्स में हम लोग 3 पीएसयू में डिवाइड करते हैं, नवरत्न, महारत्न एंड मिनी रत्न। सो जो महारत्न होते हैं ज्यादा एट द टॉप ऑफ द यस पीएसयूज। सो एंड सबने सुना है, मैंने भी सुना है कि ओएनजीसी इज द, मैं खुद भी ओएनजीसी में काम कर चुका हूँ 3, आई थिंक मैंने 4 मंथ्स काम करा था। सब लोग कहते हैं कि ओएनजीसी इज द हाईएस्ट पेइंग पीएसयू एंड गवर्नमेंट, पीएसयू को गवर्नमेंट मानते हैं। सो हाईएस्ट पेइंग पीएसयू है बिकॉज ऑफ देयर पर्क्स एंड allowances. See, the perks and allowances in ONGC is similar to any other PSU of that kind. Okay, ONGC is working in mining industry. Okay, तो उसके equivalent अगर कोई और PSUs है, उसका perks and जो allowances हैं are nearly the same. Similarly, इसका जो procedure होता है, pay scale जिसको हम कहते हैं, वो हर PSU के equivalent है। अलग अलग लेवल्स पे जो आपकी एंट्री होती है ग्रेजुएट लेवल पे E1 लेवल पे होती है। सिमिलरली आप हर विद सब्सिक्वेंट प्रमोशन E1 से E2, E2 से E3 एंड सो ऑन आप बढ़ते हैं। तो इसका जो पे स्केल है E1 पे 60,000 से शुरू होता है, सिमिलरली टू ऑल द PSUs। सिमिलरली जो डीपी की गाइडलाइंस होती है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, डीपी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो आपका DA, HRA एंड ऑल दीज थिंग्स जो होता है कंपनीज पे टू एज पर HRA एज पर सिटीज मिलता है, आप कौन सी सिटी में है, मेट्रो में है या फिर आप रूरल एरिया में, ABC टाइप ऑफ सिटीज होती हैं, उसके अकॉर्डिंग HRA वगैरह मिलता है। सिमिलरली ऑल अदर पेज जो मिलते हैं कंपनीज को, इट इज मोर और लेस द सेम एज ऑल PSUs। बट हमने तो सुना है काफी ज्यादा अलाउंसेस मिलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मिलते हैं जिसमें ऐसा कुछ नो, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं है, ऑल दीज आर अलाउंसेस। ओके, अब आप ऑफशोर में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ऑफशोर में देयर इज अ हार्डशिप अलाउंस बिकॉज वहां का जो काम है वो काफी ज्यादा एक डिफरेंट वे में है। जिस तरीके से अगर पूल इंडिया में भी आप देखेंगे अलाउंसेस होते हैं माइनिंग वगैरह के काम के लिए, उनके लिए अलग से हार्डशिप अलाउंस होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी वो एक हार्डशिप अलाउंस जो ऑफशोर में काम कर रहा है वो आइसोलेटेड है टू द वर्ल्ड, वो वहां से बाहर नहीं निकल सकता। 14 डेज और 21 डेज जितने दिन के लिए भी वो वहां पे काम कर रहा है, वो उस प्लेस से बाहर नहीं निकल सकता, वो आइसोलेटेड है एंड उसको वहां पे अपना भी ध्यान रखना है और साथ में साथ वहां पे जो मशीनरीज है उनका भी ध्यान, सब कुछ का, और साथ में उनको काम करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हर एक प्लेस का एक अपना अपना बेनिफिट रहता है और बहुत सारे जो दिक्कतें भी रहती हैं, तो उसका ध्यान में रख के प्रॉपर एक अलाउंस दिया जाता है। तो काफी एक आपने अभी एक बात बोली कि 14 डेज नहीं आते घर, तो जॉब टाइमिंग से ONGC मतलब बनता है कि लोग पूछना चाहते हैं कि कुछ 14 डेज ऑन ऑफ भी होते हैं, कुछ आई थिंक नॉर्मल 5 डेज शिफ्ट भी होती है, तो Yes. क्या क्या टाइप के मतलब जॉब पर टाइमिंग्स हैं? ओके, डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल। ओके, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जनरली ऑयल फील्ड्स के, जब इंटरनेशनली अगर हम बात करें, हमारी जो ऑयल की कंपनीज हैं लाइक हैलिबर्टन, स्लम्बर्जर हो गई एंड वेरियस अदर कंपनीज हैं, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स 14 डेज ऑन ऑफ, 21 डेज ऑन ऑफ और 28 डेज ऑन ऑफ इनमें भी काम करता है। देयर इज अ कतर की नेशनल ऑयल कंपनी QOC, कतर ऑयल कंपनी QOC, सिमिलरली सऊदी अरामको। तो इसमें क्या है, आपकी जो जॉब प्रोफाइल है, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल HR एंड फाइनेंस, जो डायरेक्टली उनका ऑपरेशन से कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है, तो दे हैव अ प्रोफाइल ऑफ सिंपल ऑफिस जॉब जो 5 डेज वर्किंग 2 डेज ऑफ होता है, 9 to 5 वाला। यस, 9 to 5 वाला, जो 9 आवर्स वर्किंग पर डे एंड 5 डेज वर्किंग 2 डेज ऑफ। सिमिलरली जो साइट पे ऑपरेशंस होते हैं उसमें कुछ लोग जो शिफ्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, उनका 12 डेज वर्किंग होता है, डे का 12 डेज वर्किंग, और डिपेंडिंग ऑन अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से कहीं पे 2 डेज ऑन ऑफ रहता है, कहीं पे 14 डेज ऑन ऑफ रहता है। ऑफशोर में ऑन डेली ऑफ का मतलब ये है कि 14 डेज ऑन ऑफ है तो 14 डेज काम करना है, 14 डेज आपकी छुट्टी रहेगी। इट्स एक्चुअली 14 डेज यू हैव टू बी ऑन द रिग। अगर आप ड्रिलिंग रिग पर हैं या प्लेटफॉर्म पर हैं या आप ड्यूटी पर हैं, तो 14 डेज आपको वहां पे ड्यूटी पर ही रहना है, ओके, रिग पर। एंड आई जस्ट सेड कि रिग इट्स नॉट नियर टू अ वेरी हैबिटेबल कंडीशन, कोई हैबिटेबल कंडीशन के पास में नहीं होती। सीज में 100 किलोमीटर्स 150 किलोमीटर्स दूर होता है कोस्ट लाइन से, और लैंड पर भी कई रिग्स हैं जो एकदम रिमोट एरियाज में हैं,
जो मेन सिटीज से काफी दूर होती हैं, 100-200 किलोमीटर दूर होती हैं, तो आपको रिग के पास में ही एक स्टे बनाया जाता है जिसमें 12 आवर्स आप रहते हैं, स्टे में बाकी 12 आवर्स रहते हैं और नेक्स्ट आप इस तरीके से कंटिन्यू करते हैं। 14 डेज कंप्लीट सर्विस आप देते हैं, sometimes it's 14 days, sometimes it's 21 days depending on various other factors, and similarly उसके बाद आपको सर्विस से आपको रिलीव किया जाता है बिकॉज ऑयल माइंस रेगुलेशन OMR होते हैं, ठीक है, माइन रूल्स होते हैं, माइन एक्ट है 1952 का, माइंस एक्ट है, सिमिलरली ऑयल माइंस रेगुलेशंस है, उसके अकॉर्डिंग हर एक वर्कर का एक टाइम फिक्स किया गया है कि टोटल कितने आवर्स उसको वर्क करने हैं, उसी अकॉर्डिंग में वो 14 डेज ऑन ऑफ में नंबर ऑफ आवर्स को वर्किंग देके उसको पर्सन को रिलीव किया जाता है फॉर उसकी हेल्थ बेनिफिट के लिए और उसको ताकि वो अपना रेस्ट ले, आराम ले एंड देन कम बैक टू अगेन वर्क आफ्टर 14 डेज। ओके, सो जो साइट पे हैं जो शिफ्ट ड्यूटीज कर रहे हैं उनको ऑन ऑफ्स मिलते हैं। नॉर्मल हमारे जो SI की डे नाइट ड्यूटी वो सब नहीं है, मतलब ये थोड़ा ONGC का जो शिफ्ट कल्चर है वो अलग है बिकॉज ऑफ ऑयल रेगुलेशंस, क्योंकि साइट्स काफी दूर दूर हैं। यस, तो आशीष, जैसे आपने गेट क्रैक करा 2017 में, आई थिंक आई एम राइट, सो 2000 आप अभी भी काफी लोग गेट के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफी PSUs भी गेट से ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रहे हैं जॉब्स में। कुछ गेट के बारे में टिप्स दे पाए जो लोग गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? वेल एवरीबडी नोज गेट के एग्जाम मेनली 2 चीजें हमें उसका आउटपुट मिलेगा, या तो अगर आप PSUs में जाना चाह रहे हैं, बहुत सारी मिनी रत्ना, महारत्ना और नवरत्ना है जो गेट के स्कोर्स को कंसिडर करती हैं अपने रिक्रूटमेंट के लिए। सिमिलरली अगर आप MTech करने चाह रहे हैं IIT से या फिर कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से, ISC वगैरह से, तो भी हमें गेट का स्कोर वहां पे कंसिडर होता है। तो ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट्स गेट देने जा रहे हैं वो अपने माइंड में दोनों फैक्टर रखें और साथ में अपना क्लियर रहें कि अगर आपको क्या वहां पे जॉब चाहिए आपको गेट करने के बाद, या फिर आपको MTech वगैरह की फील्ड में MTech करना है, देन जॉब करनी है, MTech के बाद PhD करना, व्हाट्सएवर। तो गेट का एग्जाम देने से पहले अगर आप उस माइंडसेट से क्लियर रहिए, एंड आई वुड रिकमेंड कि आप फुली डिपेंडेंट ना हो गेट पे कि मैं गेट दूंगा। अगर आप MTech करना चाह रहे हैं देन इट्स वेरी गुड बिकॉज MTech के बाद आप R&D में जाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड आज के टाइम हमारे लिए बहुत नेसेसिटी है R&D। Whereas ऑन द अदर एंड अगर आप जॉब पे डायरेक्टली जाना चाह रहे हैं तो गेट पे 100% डिपेंडेंट मत रहिए। आपको अगर आप गेट दे रहे हैं तो साथ में अपनी दूसरी स्किल्स पे भी काम करते रहिए, और दूसरे अगर चीजें हैं जो आपके आसपास रिक्रूटमेंट्स वगैरह निकाल रही हैं, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो ऑयल एंड गैस में काम कर रही हैं, सिमिलरली बहुत सारी अदर कंपनीज फॉरेन में भी काम कर रही हैं जो रिक्रूट लेती हैं इंडिया से, तो उन सब के ऊपर आप अपना फोकस और नजर बनाकर रखिए, तो ताकि आप गेट भी अगर क्लियर होता है तो आपके पास एक ऑप्शन है गवर्नमेंट का, और अगर नहीं भी होता तो आपके पास एक ऑप्शन है प्राइवेट का। गेट काफी अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है, तो काफी ज्यादा उसमें एक सर्टेनिटी चाहिए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन भी गलत और आप कॉम्पिटिशन से बाहर, जैसे आशीष ने बोला PSUs ऑब्वियसली रिक्रूट कर रहे हैं, गेट से आप गेट का प्रिपेयर करिए, बट उसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस रेडी रखिए। आशीष, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी वैल्यूएबल टाइम दिया आपने, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, एंड इट्स वेरी नाइस। बात करके बहुत अच्छा लगा ऑपरेशंस के बारे में, एंड आई वुड थिंक कि लोगों पब्लिक को ऑयल एंड गैस फील्ड में जो काम होता है, बिकॉज पूरे इंडिया में मोर देन 50,000 lakhs ऑफ पीपल आर वर्किंग इन ऑयल एंड गैस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द कंपनी, ओके, तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं पूरे इंडिया में। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इंडियंस हैं, वो बाहर की कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं ऑयल एंड गैस में, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ये एक इंडस्ट्री है और इसके बारे में कॉमन पब्लिक को भी जानने का पता होना चाहिए, अधिकार है उनका, उनको भी पता होना चाहिए कि हाउ डिफिकल्ट इट इज। सो आपके माध्यम से ये चीज उनको पता चल रही है, तो थैंक यू सो मच रवि फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू आशीष, आई थिंक काफी ज्यादा आपने बताया ऑयल एंड गैस के, सबको पता तो चला होगा एटलीस्ट ये ऑयल एंड गैस कैसे काम करती है और कैसे उसका रिक्रूटमेंट होता है। काफी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करी। थैंक यू आशीष। थैंक यू सो मच।